हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंगद अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस का 9th चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का थर्ड पार्ट। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर सजेशन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो इससे पहले वाली वीडियोस अपलोड करी हैं उसमें मैंने इंट्रो दी थी और सेकंड वाली वीडियो में मैंने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इन्होंने जो आपको दिया हुआ है, ये जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें इन्होंने गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया हुआ कि गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्वेशन की थी। इसकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही बाद में न्यूटन ने जो 3 लॉज दिए थे मोशन के, वो उसने प्रेजेंट किए थे। तो सबसे पहले दिया हुआ कि बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन होता है, जैसे ये दिया हुआ है आपको, ये इंक्लाइंड प्लेन है, स्लैंटिंग लाइन की तरफ से बॉल नीचे आ रहा है, मार्बल नीचे आ रहा है, ठीक है। गैलीलियो ने क्या करा कि कोई ऑब्जेक्ट है, मूव विद द कांस्टेंट स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे को आती है जब कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, मतलब उसके ऊपर कोई जोर लगाने के लिए, इसको हिलाने के लिए फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्लैंटिंग लाइन है, स्लैंटिंग लाइन में वो नीचे आ रहा है, इंक्लाइंड स्लोप है, तो वो मार्बल जो है वो अपने आप खुद ब खुद नीचे की तरफ आ जाएगा। ही ऑब्जर्व दैट मार्बल व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, ठीक है। जब कोई मार्बल जब है इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आता है ऐसे, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था, क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जो है उसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट आ रही है किसी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ना वेलोसिटी, उसके रेट ऑफ चेंज इन दी डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो उन्होंने बोला है कि जब बॉल जो है वो मार्बल जो है वो ऊपर से नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और वेलोसिटी क्यों इंक्रीज होती है ये उन्होंने बोला कि हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। जब हम नेक्स्ट चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बॉल जो है, मार्बल जो है वो नीचे की तरफ आता है। तो नीचे आने के बाद क्या होता है, एज इट रोल्स डाउन एंड अटेन्स अ डेफिनेट वेलोसिटी बाय द टाइम इट रीच द बॉटम। जब तक ये बॉटम तक पहुंचता है ये एक स्पेसिफिक वेलोसिटी इसके अंदर आ जाती है। तो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कब होती है, जब ये मार्बल जो होता है ये नीचे आने के बाद नेक्स्ट जो इसके ऑपोजिट इंक्लाइंड स्लोप है उसके ऊपर चढ़ता है, तब इसकी वेलोसिटी है जो वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि 9.5 बी में दिखाया हुआ है, ए में दिखाया हुआ है कि मार्बल नीचे की तरफ आ रहा है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और बी में क्या दिखाया हुआ है कि जो मार्बल नीचे की तरफ आया है वो जितनी हाइट कवर करके यहाँ से जितनी हाइट कवर करके नीचे को आया है उतनी ही हाइट कवर करके ये इधर ऊपर जाके उतनी हाइट कवर करेगा और इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है कि शोज अ मार्बल रेस्टिंग ऑन एन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट क्लाइम्स अप एज शोन इन। तो 9.5 सी में क्या दिया हुआ है कि मार्बल रेस्टिंग ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन। जो ये प्लेन्स दिए हुए हैं अलग अलग आपको 3, ये फ्रिक्शनलेस प्लेन है, इनके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ है, ये इधर भी इंक्लाइंड है और ये इधर भी इंक्लाइंड है, ठीक है। तो गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द मार्बल इज रिलीज फ्रॉम लेफ्ट, कि जब मार्बल को हमने लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ छोड़ा, इट वुड रोल डाउन द स्लोप, स्लोप से नीचे आएगा एंड गो अप ऑन द ऑपोजिट साइड, और उसके ऑपोजिट साइड जो इंक्लाइंड बना हुआ है, सरफेस बना हुआ है, उसके ऊपर ये चढ़ जाएगा। इट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गो अप ऑन द ऑपोजिट साइड टू द सेम हाइट। कितनी हाइट में, जितनी हाइट उसने यहाँ से कवर करके नीचे आया है उतनी ही हाइट वो यहाँ पर ऊपर जाते समय कवर करेगा, ठीक है जी। ऑन द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वाज रिलीज्ड इफ द इंक्लिनेशंस ऑफ द प्लेन्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। अगर इंक्लिनेशन इक्वल है, यानी कि जितना यहाँ पर इंक्लाइंड है वहाँ उतना इंक्लिनेशन ही इधर है, तो उससे क्या होगा, जब इंक्लिनेशन इक्वल होगा तो एक मिनट, इंक्लिनेशन ऑफ द ऑपोजिट साइड फ्रॉम प्लेन्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल देन द मार्बल विल क्लाइम द सेम डिस्टेंस। तो मार्बल जो है वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसने रोलिंग डाउन में डिस्टेंस कवर करा है, ठीक है जी। जितना मार्बल ने रोलिंग डाउन में डिस्टेंस इतना कवर करा है, अगर वो दोनों तरफ का सेम टू सेम होगा इंक्लाइंड सरफेस, जितनी हाइट इधर से कवर करी है उतनी ही हाइट वो इधर को कवर करेगा, ठीक है। तो इफ द आगे उन्होंने दिया हुआ है कि इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑन द राइट साइड प्लेन वर ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, अगर हम इस इंक्लिनेशन के एंगल को डिक्रीज करते हैं, देखिए यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लू में थोड़ा डिक्रीज कर दिया, उसको नीचे की तरफ ले आए इंक्लिनेशन सरफेस को, तो उससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मार्बल जो है वो ट्रेवल फर्दर डिस्टेंसेस टिल इट रीचेस ओरिजिनल हाइट, ठीक है। तो उसकी ओरिजिनल हाइट बेसिकली कौन सी है, बेसिकली उसकी ओरिजिनल हाइट ये है कि जो जितना कवर उसने यहाँ पर किया है, तो अपनी ओरिजिनल हाइट अटेन करने की पोजीशन तक वो इधर को ऊपर की तरफ अपने आप चला जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद उन्होंने दिया इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन वर ग्रेजुअली डिक्रीज देन मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर डिस्टेंसेस टिल इट रीच द ओरिजिनल हाइट। इफ द राइट साइड प्लेन वर अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, राइट साइड में क्या किया उन्होंने, प्लेन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बना दिया, बिल्कुल प्लेन कर दिया, नीचे की तरफ ले आए, ठीक है, जीरो कर दिया। तो उससे क्या होगा, द मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रैवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट दैट इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम। तो इससे क्या होगा, मार्बल जो होगा ये आगे की आगे तब तक चलता रहेगा जब तक इसको जिस हाइट से छोड़ा गया है उस हाइट का डिस्टेंस ये इधर को कवर नहीं कर लेगा, तब तक ये आगे की आगे अपने आप चलता रहेगा। द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द मार्बल इन दिस केस आर जीरो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी,
ठीक है। मार्बल की जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सा होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट के ज़्यादा एक तरफ से ज़्यादा उसको फोर्स अप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ से उसको कम फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसका जो है बेसिकली कोई ना कोई उसका, जैसे यहाँ से नेट 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 20 न्यूटन उसका माइनस करके आएगा ना, तो इसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। तो अगर अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। दोनों तरफ से एक तरह का फोर्स लग रहा है, तो अनबैलेंस्ड फोर्सेज ऑन द मार्बल इन दिस केस आर जीरो। suggests that an unbalanced force is required to change the motion of the marble। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मोशन है, मार्बल का जो मोशन है उसको चेंज करने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है, वो चाहिए होता है, ठीक है। बट यहाँ पर उन्होंने बोला कि अनबैलेंस्ड फोर्स है वो जीरो है, तो जो बॉल है वो अपनी मतलब जो बॉल है वो आगे की आगे चलती रहेगी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि बॉल जो हम ये प्लेन लिए हुए हैं ये फ्रिक्शनलेस है, तो बॉल जो है वो ऐसे अगर नीचे को आएगी तब तक वो आगे की आगे चलती रहेगी, जब तक उसको अपनी ये हाइट जो है यहाँ से जिस हाइट से उसको रिलीज किया गया था उस हाइट तक ये उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर लेती, तब तक वो बॉल जो है वो आगे की आगे चलती रहेगी, ठीक है। बट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। ठीक है, जो अगर यूनिफॉर्म मोशन है उस मार्बल का जो यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब जिस मोशन में वो चल रही है उसको रोकने के लिए, उस मोशन को रोकने के लिए कोई भी नेट फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अपने आप चलती ही रहेगी आगे से आगे। तो उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है कि इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव अ जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो हमेशा एक तरफ ज़्यादा फोर्स लगता है एक तरफ कम फोर्स लगता है उसी को अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। अगर दोनों तरफ प्रैक्टिकल सिचुएशंस में क्या होता है, प्रैक्टिकली हम दोनों तरफ इक्वल बैलेंस लगा के उसको हम इक्वल बैलेंस लगेगा तभी जीरो होगा, वो तभी अनबैलेंस्ड फोर्स वो नहीं अप्लाई होगा, ठीक है जी। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। तो ये क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स एक चाहिए होता है जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन को ऑपोजिट साइड पे लगता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उस डायरेक्शन में जा रही है तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, उसी की वजह से जो कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की पोजीशन में आती है वाइल गोइंग इन द मोशन। अगर वो मोशन में जा रही है उसको मूवमेंट हो रही है तो वो रेस्ट की पोजीशन में क्यों आती है, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो because of the presence of friction force acting opposite to the direction of motion, thus in practice the marble stops after traveling certain distance। तो इससे क्या होता है, जो मार्बल है वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, अगर उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है। द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, बाय स्मूथ मार्बल यूजिंग ए स्मूथ मार्बल, मतलब रफ वाला ना हो, स्मूथ मार्बल यूज़ करके या फिर स्मूथ प्लेन को यूज़ करके, ठीक है। जो सरफेस है उसको स्मूथ करके या उसके ऊपर कोई लुब्रिकेंट वगैरह ऑयलिंग वगैरह करके पेंटिंग वगैरह करके, ताकि पॉलिश वगैरह करके, ताकि वो उसके जो फ्रिक्शन है वो कम हो सके और वो ईजिली मूव कर सके, ठीक है जी। इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है कि न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोस आइडिया। जो न्यूटन है उसने क्या किया, ये गैलीलियो की जो ऑब्जर्वेशन थी इसको आगे स्टडी करा, इसको आगे पढ़ा, इसके ऊपर डीपली स्टडी करी, और उसने क्या किया फोर्स एंड मोशन के ऊपर, एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और उसने 3 फंडामेंटल लॉज दिए जिनके बारे में हमने अभी आगे पढ़ना है, ठीक है। 3 फंडामेंटल लॉज उन्होंने न्यूटन ने दिए, जो कि उसने गैलीलियो की जो ऑब्जर्वेशन थी उसको आगे स्टडी करके दिए। तो दीज लॉज आर ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इससे न्यूटन ने ये वाले लॉज ऑफ मोशन जो थे इसे न्यूटन ने दिए थे, इसलिए इन्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है यहाँ से आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ जो हमने अभी तक पढ़ा था वो गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो या तो रेस्ट की पोजीशन में रहेगी, यानी कि अगर एक जगह पे खड़ी हुई है वहीं पे खड़ी रहेगी, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में तो है वो स्ट्रेट लाइन में अपनी मोशन में चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट, कि रेस्ट की स्टेट को उसको हटाने के लिए उसके ऊपर कंपेल नहीं किया जाता, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी, तब तक वो रेस्ट की पोजीशन में रहेगी। अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, ताकि उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज किया जा सके, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन से उसको रेस्ट की पोजीशन में लेके आया जा सके। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो वो मूव हो रही है मोशन में है तो तब तक वो मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, जब तक हम उसके ऊपर ब्रेक लगाएंगे एकदम से तब ही उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी और वो एकदम साइकिल जो है, कार जो है वो चलती चलती रुक जाएगी, ठीक है। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को बिल्कुल जीरो कर देते हैं तब, ठीक है जी। तो इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स रेसिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। तो इसमें उन्होंने आगे दिया हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा
अनडिस्टर्ब रहना चाहती है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अनडिस्टर्ब रहना चाहती है। वो अपनी पोजीशन में, अगर वो रेस्ट की पोजीशन में है तो मूवमेंट की मोशन की पोजीशन में आने से रेसिस्ट करती है, खुद को मना करती है कि मैंने रेसिस्ट मतलब मोशन की स्टेट में, अब मैंने अपने स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना है, मैं अगर रेस्ट की पोजीशन में हूँ तो मैं रेस्ट की पोजीशन में ही रहूँगी। आप कमरे में एक चेयर रख दो कहीं पर भी, और जब तक आप उस चेयर को छेड़ोगे नहीं, जब तक उस चेयर को आप हिलाओगे नहीं, तब तक वो वहीं पर रहेगी। क्यों वहीं पर रहेगी? क्योंकि वो रेसिस्ट करती है कि मैंने अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना। कोई बॉल है, अगर वो उसको कोई उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगी, तब तक वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स की जो होती है, ये टेंडेंसी होती है कि वो अनडिस्टर्ब रहना चाहती हैं, ठीक है, अपने पोजीशन को नहीं चेंज करना चाहती। और एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं कि टेंडेंसी जो होती है ऑब्जेक्ट्स की जो टेंडेंसी होती है कि रेस्ट में रहना है या फिर चलते रहना है, अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करना है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट की पोजीशन में रहना चाहती है, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव ही होते रहना चाहती है, इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। दिस इज़ वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसलिए क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम इनर्शिया भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा लॉ है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। इसका एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि वाइल ट्रैवलिंग इन अ मोटर कार, जब हम मोटर कार में ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है कि वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, हम रेस्ट की पोजीशन में होते हैं। जैसे जैसे कार मूव करती है हम रेस्ट की पोजीशन में होते हैं और कार के साथ साथ मूव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सीट के ऊपर बैठे होते हैं। जब क्या होता है कि ब्रेकिंग फोर्स, जब एकदम से ब्रेक लगती है, मोटर कार की ब्रेक लगती है और मोटर कार एकदम से स्टॉप हो जाती है, तो जिस डायरेक्शन में कार जा रही होती है उस डायरेक्शन पर सीट पर बैठे हुए हमारी बॉडी भी उस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। बट जब एकदम से ब्रेक लगती है और कार एकदम से स्टॉप हो जाती है तो हमारी बॉडी जो है वो रेसिस्ट करती है अपनी पोजीशन को रोकने से, एकदम रेस्ट की पोजीशन से में आने से रेसिस्ट करती है और एकदम से हम आगे की तरफ धक्का लग जाता है हमें, हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों आगे की तरफ गिरते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी आगे की तरफ जा रही होती है और जब कार की ब्रेक लगती है तो हमारी बॉडी जो है वो एकदम से वो रेसिस्ट करती है कि मैंने एकदम से रेस्ट की पोजीशन में नहीं आना। तो हमें एक तो सेकंड का हम आगे की तरफ झटका लगता है हमें, तब हम दोबारा फिर अपने रेस्ट की पोजीशन में आते हैं। इस बॉडी की इस जो टेंडेंसी होती है ये बॉडी की, इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया, ठीक है जी। तो विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द कार स्लोज डाउन, जब ब्रेक लगती है तो कार जो होती है वो धीरे कम हो जाती है, बट आवर बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, जो हमारी बॉडी होती है वो सेम स्टेट ऑफ मोशन में आगे आगे चलती रहती है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स जब एकदम से लगती हैं दस कॉज इंजरी टू अस, तो इससे क्या होता है? इंजरी हो सकती है, इम्पैक्ट और कोलिजन विद द पैनल्स इन फ्रंट। तो हम जब इसलिए सेफ्टी बेल्ट्स हम यूज़ करते हैं कि एकदम से अगर ब्रेक लगती है तो हमारी बॉडी जो होती है वो एकदम से आगे चलती है, हम पैनल के बीच लगते हैं तो कोलिजन हो सकती है, टकराने की वजह से हमें कोई चोट वगैरह लग सकती है। तो सेफ्टी बेल्ट्स इसलिए पहनाई जाती हैं कि जो सेफ्टी बेल्ट्स होती हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करके रखती हैं कि हमारी बॉडी जो है वो आगे की तरफ ज़्यादा नहीं जाती, ठीक है, जब एकदम से ब्रेक लगती है। तो सेफ्टी बेल्ट्स होती हैं वो फोर्स एक्सर्ट करती हैं, हमारी बॉडी के ऊपर एक फोर्स डाल के रखती हैं जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो आगे एकदम से बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर, ताकि हमारी बॉडी जो आगे की तरफ जाएगी वो एकदम थोड़े धीरे होकर जाए और हमें चोट ना लगे, ठीक है। एंड ऑपोजिट एक्सपीरियंस इज इनकाउंटर्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस, जब हम बस वगैरह में खड़े होते हैं, बस हमारी रुकी हुई होती है, ठीक है, बस में खड़े हुए हैं हम, हमारी बस रुकी हुई है, तो बस जब हमारी एकदम से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, जब बस एकदम से बिगिन होती है, मूव सडनली मूव करती है, तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है, वो टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स। क्यों? क्योंकि अगर बस खड़ी हुई है तो हमारी बॉडी भी खड़ी हुई है, और जब एकदम से बस चलती है तो हमारी बॉडी रेसिस्ट करती है कि मैंने एकदम से आगे नहीं जाना, ठीक है। बॉडी की जो टेंडेंसी होती है, हर चीज़ की जो टेंडेंसी है अपने आप को रेसिस्ट करने की, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने की, वो अप्लाई शुरू हो जाती है। Because the sudden start of the bus brings motion of to the bus as well as to our feet। तो इसका मतलब क्या होता है कि बस खड़ी हुई है, वो एकदम से स्टार्ट होकर इसने चलना स्टार्ट किया, उसके साथ साथ फ्लोर उस बस के फ्लोर के साथ हमारे फीट जो है वो बस के फ्लोर के साथ टच में है, तो हमारे फीट भी एकदम से आगे मूव करेंगे, बट रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोजेज दिस मोशन, ठीक है, क्योंकि बस मूव करी है उससे हमारे फीट मोशन कांटेक्ट में है तो वो भी मोशन में आएंगे, बट जो हमारी रेस्ट ऑफ आवर बॉडी है, जो बाकी की हमारी बॉडी है, वो इस मोशन को अपोज करेगी, रेसिस्ट करेगी अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। क्यों करेगी रेसिस्ट? क्यों करेगी? क्योंकि इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया हमारी बॉडी पर भी काम करता है, ठीक है जी। तो व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न एट हाई स्पीड, अब मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ समझा देती हूँ ऐसे ही कि कोई मोटर कार है वो सीधे लाइन में चल रही है, हमने ये बहुत बार अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करा होता है कि मोटर कार जो है वो सीधी ऐसे चल रही है, हम भी मोटर कार के अंदर बैठे हुए हैं तो सीधे स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, एकदम से मोटर कार के इंजन पर, उसके ऊपर इंजन का अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हुआ और जो
उसने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज कर लिया, सीधे जाते जाते उसने एकदम से राइट टर्न ले लिया या लेफ्ट टर्न ले लिया उसने, ठीक है, एकदम से लेफ्ट टर्न लिया तो हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, उसने कार एकदम से लेफ्ट टर्न ले लिया जोर से, तो हमारी बॉडी जो है वो इस तरफ दूसरी तरफ गिर जाएगी, एक तरफ से साइड पर थोड़ी सी स्लिप हो जाएगी, ठीक है। क्यों होगी इस तरफ साइड पर स्लिप? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो वो एकदम से अपनी डायरेक्शन बॉडी अपनी चेंज नहीं करना चाहती, वो उसी डायरेक्शन में आगे आगे चलना चाहती है। तो जब कार इधर जाएगी तो हमारी बॉडी इस तरफ जाएगी कि मैं बॉडी जो है वो उसकी टेंडेंसी है कि वो स्ट्रेट लाइन पर ही चलना चाहती है और वो अपनी इस तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए खुद को रेसिस्ट करेगी। और ये क्यों होगा? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है, इसलिए वो ये सारा ऐसा प्रोसेस होगा, ठीक है जी। तो द फैक्ट दैट बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड, तो इस फैक्ट को उन्होंने एक एक्टिविटी के थ्रू बताया हुआ है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है वो रेस्ट की पोजीशन में है जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने ये दिया हुआ एग्जाम्पल, कैरम बोर्ड खेलते हुए जब हम कई बार देखा हुआ है, ये स्ट्राइकर पड़े हुए हैं, ये स्ट्राइकर पड़ा हुआ है और ये कैरम के कॉइन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। जब स्ट्राइकर कैरम के कॉइन्स के साथ बजता है, स्ट्राइक होता है, तो जो लास्ट वाला कैरम कॉइन है वो निकल के अलग हो जाता है, बाकी जो कैरम कॉइन्स है वो ऐसे ही उसके नीचे आके खड़े हो जाते हैं। क्यों ऐसे खड़े हो जाते हैं? क्योंकि वो अपना लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से वो चेंज नहीं करते, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ द अदर कॉइन्स मेक्स देम फॉल वर्टिकली, वो वर्टिकली ही टेबल के ऊपर कैरम बोर्ड के ऊपर फॉल हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद उन्होंने एक्टिविटी 9.2 दी हुई है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हमने 5 रुपीज़ का एक कॉइन लेना है और उसके बाद उसको एक एम्प्टी टम्बलर में डालना है। तो हमने उसको जो उसके ऊपर एक हमने कार्ड रख देना, कार्ड के ऊपर हमने 5 रुपीज़ का कॉइन रखना है। और जब हम कार्ड को एकदम से ऐसे जैसे इन्होंने दिखाया है स्ट्राइक करेंगे कार्ड को, कार्ड हमारा दूसरी तरफ जाके गिर जाएगा, पर जो कॉइन होगा वो ड्यू टू इनर्शिया ग्लास के अंदर चला जाएगा, वो अपनी पोजीशन कार्ड के साथ चेंज नहीं करेगा, वो अपने इनर्शिया की वजह से स्टेट ऑफ रेस्ट इवन व्हेन द कार्ड फ्लोज ऑफ, कार्ड चला गया तो जो कॉइन है वो इनर्शिया ऑफ द कॉइन ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट, वो अपनी उसी स्टेट को बनाए रखने की कोशिश करेगा और ग्लास के अंदर गिर जाएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद उन्होंने हमें 9.3 दी हुई है कि वाटर फिल्ड प्लेस अ वाटर फिल्ड टम्बलर ऑन अ ट्रे, होल्ड द ट्रे एंड टर्न अराउंड एज फास्ट एज यू कैन। तो हम जोर से घूमेंगे तो वाटर जो है वो सारा गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? दैट अ ग्रूव इज प्रोवाइडेड इन अ सॉसर फॉर प्लेसिंग द टी कप, ठीक है। दैट अ ग्रूव इज प्रोवाइडेड इन अ सॉसर फॉर प्लेसिंग द टी कप, टी कप रखने के लिए आपने देखा होगा सॉसर में एक थोड़ी सी नीचे से जगह रखी होती है ताकि उसकी ग्रिप अच्छी तरह से बनी रहे। तो उससे क्या होता है? इट प्रिवेंट्स द कप फ्रॉम टॉपलिंग ओवर इन केस ऑफ सडन जग, तो एकदम से अचानक झटका लगने की वजह से जो कप है वो सॉसर से निकल कर गिर ना जाए, इसलिए उसको थोड़ा सा बीच में से उसको ग्रूव करा होता है, थोड़ा सा उसको नीचे से। तो इसके बाद उन्होंने हमें दिया हुआ है इनर्शिया एंड मास, इनर्शिया का और मास में आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि ऑल द एग्जांपल्स एंड एक्टिविटीज गिवन सो फार, जो भी हमने ऊपर एग्जांपल्स और एक्टिविटीज पढ़ी हैं कि देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए रेसिस्ट करती है, नहीं चेंज होना चाहती। इफ इट इज़ एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहती है, अगर वो मूव कर रही है, कीप मूविंग है, तो इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया, इसको क्या बोलते हैं? हम इनर्शिया बोलते हैं। डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया, कि कह रहे हैं कि सभी बॉडीज का इनर्शिया जो होता है वो क्या सेम होता है? वी नो दैट इट इज ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स, ठीक है। हमें पता है कि कोई एक बॉक्स पड़ा हुआ है वो खाली है, उसको हम इजीली धक्का मार के एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं, पर कोई बॉक्स है उसके अंदर बुक्स पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, तो उसको धक्का मारना एज कम्पेयर टू दिस बॉक्स काफ़ी टफ होगा, ठीक है जी। तो ऐसा क्यों होता है? तो इफ़ वी किक अ फुटबॉल इफ फ्लाइज अवे, ठीक है, अगर हम कोई फुटबॉल को किक करते हैं वो बहुत दूर तक चल जाती है, उसको किक करते हैं तो वो फ्लाई करती है, वही दूर तक ऊंची उड़ जाती है। बट अगर हम उसी की जगह पर किसी एक स्टोन को बहुत बड़े स्टोन को किक करेंगे तो वो बहुत इट हार्डली मूव्स, मतलब वो मूव भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हिलेगा भी नहीं, ठीक है। अगर उसको भी हम इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर भी, और उससे उसको हिट करने से क्या हो सकता है? हमें इंजरी भी हो सकती है हमारे पैर के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा सब क्यों होता है कि एक खाली बॉक्स को खींचना इजी हो रहा है, पुश करना इजी हो रहा है, धक्का लगाना इजी हो रहा है, और जो बुक्स के साथ बॉक्स भरा हुआ है उसको पुश करना काफ़ी टफ है। फुटबॉल को हम किक करते हैं वो फ्लाई अवे कर जाती है, और उसी फोर्स के साथ, इक्वल फोर्स के साथ किसी स्टोन को किक करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे पैर पर चोट लग सकती है, ठीक है। तो एक्टिविटी 9.2 में उन्होंने बोला कि अगर एक्टिविटी 9.2 में हम 5 रुपीज़ का कॉइन यूज़ कर रहे हैं तो उससे उसकी बजाय अगर हम 1 रुपये का कॉइन यूज़ करेंगे तो इस एक्टिविटी करने में हमें लेसर फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। लेसर फोर्स लगेगा क्योंकि जो हम स्ट्राइक करेंगे हैंड के साथ कार्ड को, उस कार्ड को स्ट्राइक करने में कम फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह उन्होंने बताया हुआ है कि अगर एक स्मॉल कार्ड है, अगर हम स्मॉल कार्ड को खींचेंगे, उसमें मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो हमें थोड़ा फोर्स लगेगा, और अगर हम उसी फोर्स के साथ किसी ट्रेन को करेंगे कि ट्रेन कोई मोशन में आ जाए तो उसमें
बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, नेग्लिजिबल चेंज आएगा उसके अंदर, ठीक है जी। तो दिस इज़ बिकॉज इन कंपैरिजन टू द कार्ट, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्ट के कंपैरिजन जो ट्रेन है उसकी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की टेंडेंसी जो है वो बहुत कम है। यानी कि ट्रेन जो है वो अपनी मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहती, जबकि कार्ट है वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को ईजिली चेंज करेगा, क्योंकि कार्ट तो हल्का सा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ट्रेन। ट्रेन के मुकाबले कार्ट जो होता है वो हल्का होता है, तो कार्ट जो होगा वो ईजिली मूव कर जाएगा, उसका स्टेट ऑफ मोशन ईजिली चेंज हो जाएगा। बट अगर उसी फोर्स को अप्लाई करके हम किसी ट्रेन का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेंगे तो ट्रेन का जो उस स्टेट ऑफ मोशन करने की जो टेंडेंसी है उसमें वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को इजीली चेंज नहीं करेगी ट्रेन। अकॉर्डिंगली वी से दैट ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया। इसका मतलब क्या है, अगर वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करी तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेन में जो इनर्शिया है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्ट, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका इनर्शिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रक की ले सकते हैं, ट्रक बड़ा होता है और कार छोटी होती है। कार को तो अगर हम 2-3 बंदे मिलकर हिला भी सकते हैं, अगर वही 2-3 बंदे अगर एक ट्रक को हिलाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत मतलब मुश्किल भी होगा और शायद उसमें ट्रक फिर जो होगा वो मूव भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो ट्रक है वो हैवियर है, काफ़ी हैवियर है एज़ कम्पेयर टू कार, इसलिए इसका इनर्शिया भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार, ठीक है। तो क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। जो इनर्शिया होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो हम कैसे मेजर करते हैं, उसके मास के अकॉर्डिंग, उसके भार के अकॉर्डिंग। जैसे ट्रक का भार ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ट्रक का वेट ज़्यादा है तो उसका मास ज़्यादा है तो उसका फिर इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अगर कार का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, ठीक है जी। तो वी मे दस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलोज। इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है, कौन सी टेंडेंसी है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहती, रेसिस्ट करती है, और ऑफ रेस्ट, ठीक है। जब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट से चेंज नहीं करना चाहती है, और अगर वो मोशन में है तो उस मोशन से अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, दैट इज़ नोन एज इनर्शिया। और इनर्शिया जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। सो वी कैन से दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है जी। So that's all for today. If you like this video then please like and share and don't forget to subscribe my channel for more videos. अब next video में हम करेंगे second law of motion. Thanks for watching.